भैया, मैंने आपके लिए टिफिन तैयार कर दिया है। टाइम पर खाना खा लीजिएगा और रास्ते में जो मंदिर पड़ेगा वहाँ से होकर दर्शन करके जरूर जाइएगा भैया। ठीक है सुमन, तू इतना काहे को परेशान हो रही है? मैं रास्ते में दर्शन भी कर लूंगा और टाइम से खाना भी खा लूंगा। अब ला मेरा टिफिन दे, मुझे टाइम से फैक्ट्री भी पहुंचना है। हाँ हाँ, यह लो भैया, तुम्हें भी अब देर हो रही होगी। इतना कहते हुए सुमन टिफिन अपने बड़े भैया मोहन को पकड़ा देती है। चल ठीक है छोटी, मैं निकलता हूँ, अपना ख्याल रखना और टाइम पर खाना खा लेना। इतना कहने के बाद मोहन फैक्ट्री के लिए निकल जाता है और सुमन घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। मोहन सुमन का बड़ा भाई है। वह सुमन से 4 साल बड़ा है। माता पिता बचपन में एक हादसे में गुजर गए और फिर इसके बाद सुमन की देखभाल और घर की सारी जिम्मेदारी मोहन के कंधों पर आ गई। मोहन एक फैक्ट्री में छोटी सी जॉब करता है और उसी में अपना और अपनी छोटी बहन सुमन का गुजर बसर करता है। प्रणाम महादेव। मैं जब भी इधर से जाता हूँ तो तुम्हारे दर्शन करके जरूर जाता हूँ महादेव। मेरी परेशानी को तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मेरे ऊपर कितना ज्यादा मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ है। मुझे बस एक ही बात की चिंता खाई जा रही है कि मैं जैसे तैसे करके अपनी छोटी के लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर उसका घर बसा दूं, फिर बाकी का जीवन आराम से बिताऊंगा। मंदिर में दर्शन करने के बाद मोहन फैक्ट्री में काम करने के लिए चला जाता है और सुमन सब्जी लेने के लिए गांव के चौराहे की तरफ जाने लगती है। और फिर तभी पास में बैठी हुई गांव की औरतें उसे देखकर ताना मारने लगती हैं। अरे देखो तो बहन जी, क्या जमाना आ गया है। घर में सयानी बहन है लेकिन शादी ब्याह करने की भाई को कोई चिंता नहीं है। देखो कैसे गांव में घूमती है बेशर्मों की तरह। अरे इतनी बड़ी लड़की हो गई है, इसकी तो शादी कर देनी चाहिए, जाकर ससुराल में अपने पति के साथ रहे आराम से। लेकिन नहीं, ना तो भाई को शर्म आती है और ना ही बहन को। दीदी तुम बात तो बिल्कुल सही कहती हो, लेकिन ये जमाना ही खराब है। किसी को अगर अच्छी बात कहो तो उसको भी बुरी लगती है। अब हमें क्या करना? अब लोग बेशर्म हैं, हम तो बेशर्म नहीं है देखना। किसी दिन कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। खैर छोड़ो, हमें क्या। सुमन चलते हुए गांव की औरतों के ताने तो सुनती है लेकिन उन्हें कुछ भी जवाब नहीं देती है और दुखी होकर अपने घर को वापस आ जाती है, जहां पर अगले दिन उसके घर में कुछ मेहमान आते हैं। अरे चाचा चाची जी, आप लोग ठीक हैं? रास्ते में आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आराम से तो आ गए हैं ना आप लोग? अरे बेटा, तकलीफ तो बहुत हुई है रास्ते में, लेकिन यहाँ पहुंचकर बहू का मुंह देख लेने के बाद सारे दुख तकलीफ दूर हो गए हैं। तुम बिल्कुल सही कहती हो भगवती। हमारे होने वाली बहू के चेहरे पर कितना तेज है और कितनी गुणवान है। अरे बेटा, लड़की तो हम लोगों को बहुत पसंद आई है, लेकिन वह है ना कि हमारा बेटा भी बहुत पढ़ा लिखा है और अच्छी नौकरी करता है, तो उसकी कुछ डिमांड भी है। डिमांड? कौन सी डिमांड है आपकी? देखो बेटा, बुरा मानने की बात नहीं है। मेरा बेटा अच्छी खासी नौकरी करता है, तो उस हिसाब से उसको 5 लाख रुपए और एक पक्का घर चाहिए। चाची जी, 5 लाख रुपए और एक पक्का घर? ये तो मेरे बस के बाहर है। मैं बहुत गरीब हूँ। मैं तो सिर्फ एक फैक्ट्री में छोटी सी नौकरी करता हूँ, जिसमें अपना और अपनी बहन का गुजर बसर जैसे तैसे करता हूँ। इतना ज्यादा तो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो फिर यह रिश्ता बेटा किसी भी कीमत पर नहीं हो पाएगा। अरे मैं तो इनसे पहले ही कहती थी कि यहाँ मत चलो, लेकिन एक ये है कि जो अपने आगे सुनते नहीं है। अब चलो भी, यहाँ बैठकर क्या मेरा मुंह ताकते रहोगे? इतना कहने के बाद दोनों लोग वहां से उठते हैं और घर से बाहर जाने लगते हैं। घर के अंदर बैठी सुमन इन लोगों की बातों को सुन रही होती है, जिसे सुनकर वह बहुत दुखी हो जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं और फिर तभी उसका भाई मोहन उसके पास आता है और उसे समझाते हुए कहता है, अरे मेरी गुड़िया, तू काहे के लिए रो रही है? जाने दो इन लोगों को। ये लोग तो बहुत लालची हैं। मैं तेरे लिए इससे अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगा। अब चल उठ, जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दे, बहुत जोरों की भूख लगी है। नहीं भैया, मैं रो नहीं रही हूँ।
आप बस जाकर जल्दी से मुंह हाथ धो लीजिए और मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। और फिर दोनों बहन भाई साथ में खाना खाते हैं और उसके बाद रोज अपने कामों को खुद ही करने लगते हैं। सुमन घर के कामों को करती है और मोहन फैक्ट्री में जाकर रोज नौकरी करता है। लेकिन एक दिन अचानक गांव का एक लड़का आकर सुमन से कहता है, दीदी मोहन भैया जिस फैक्ट्री में काम करते हैं उस फैक्ट्री में एक हादसा हो गया है, तो वहाँ पर काम करने वाले ज्यादातर लोग घायल हो गए हैं और पास के अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। सुमन को जैसे ही यह पता चलता है कि फैक्ट्री में एक हादसा हो गया है और बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं, तो वह परेशान हो जाती है और दौड़ती हुई अस्पताल की तरफ जाने लगती है। और जब वह अस्पताल पहुंचती है तो देखती है कि उसके भैया भी उस हादसे में जख्मी हो गए हैं और वह बेड के ऊपर लेटे हुए हैं। अरे सुमन छोटी, तू यहाँ कैसे आ गई? देख तो जरा मुझे कितनी चोट लग गई है। मेरे सिर में भी चोट लगी है और दोनों पैरों में भी लगी है। डॉक्टर बता रहे हैं कि अब मैं कभी चल नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे दोनों पैर खराब हो गए हैं। नहीं भैया, ऐसा मत कहिए। आप एक दिन जरूर ठीक हो जाएंगे और फिर से हम लोग हंसी खुशी से रहेंगे। सुमन और मोहन गांव में अपने घर पर आ जाते हैं और अब घर की सारी जिम्मेदारी सुमन के कंधों पर आ जाती है। मोहन की देखभाल करना और घर के सारे काम करना और पैसों के लिए जंगल में जाकर लकड़ी काट कर लाना और उन्हें बेचना। अब यह सुमन का रोज का काम हो गया है और वह आज भी लकड़ी काटने के लिए जंगल की तरफ जा रही है। लेकिन आज वह जंगल में काफी देर से घूम रही है, लेकिन उसे कोई भी सूखा पेड़ नहीं मिल रहा है, जिस वजह से वह पेड़ की तलाश में जंगल के काफी अंदर तक पहुंच जाती है। और तभी उसके सामने थोड़ी दूर पर एक सूखा पेड़ दिखाई देता है। सुमन ने अभी थोड़ी सी ही लकड़ियां काटी थी कि उसे एक अद्भुत सी आवाज सुनाई देती है। आवाज को सुनने के बाद सुमन लकड़ी को काटना बंद कर देती है और चुपचाप खड़ी हो जाती है। आवाज अभी भी सुमन को सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सुमन को बुला रहा है। और फिर सुमन उस आवाज का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है जहां से यह आवाज आ रही थी। वहां जाकर सुमन देखती है कि वहां पर एक बहुत ही प्राचीन शिवलिंग बना हुआ है, जो आवाज वहीं से आ रही थी। प्रणाम महादेव, मैं सुमन हूँ और मैं यहाँ जंगल में रोज लकड़ी काटने आती हूँ और उन्हें ले जाकर गांव में बेचती हूँ, जिस वजह से मेरा और मेरे भाई का खाने का इंतजाम हो पाता है। मेरा जीवन बहुत कष्टों में गुजर रहा है। अब आप ही कुछ रास्ता दिखाइए महादेव। मैं तुम्हारे सारे दर्द समझता हूँ पुत्री, और तुम्हारे कष्ट मुझसे छिपे नहीं हैं। मैं सब जानता हूँ और यह अभी तक तुम्हारा और तुम्हारे भाई की परीक्षा का समय चल रहा था, जिसमें तुम दोनों ने बहुत ही ईमानदारी के साथ इस परीक्षा को पास कर लिया है और तुम्हारे कष्टों के दिन आज से दूर हो जाएंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्री, और आज से तुम्हारे जीवन में खुशियों की बारिश होगी। आज से मैं तुम्हारे सारे कष्ट हर लूंगा। फिर सुमन को महादेव आशीर्वाद देते हैं और सुमन लकड़ियों का बोझ उठाकर गांव की तरफ आने लगती है। और अब शाम हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि अगली सुबह सुमन के घर पर एक शहर से व्यापारी आया हुआ है। क्या आपका नाम ही सुमन है? मैंने आपके बारे में शहर में लोगों से सुना है कि आप कपड़ों की बहुत अच्छी डिजाइन बना लेती है, तो मैं आपके बारे में पूछते पूछते आपके गांव में आ गया हूँ। हाँ, मेरा ही नाम सुमन है और यह मेरे बड़े भैया मोहन है और हम दोनों ही इस घर में रहते हैं। हाँ, आपने सही सुना है, मुझे कपड़ों की डिजाइन बनानी आती है। लगता है ऊपर वाले ने मेरी फरियाद सुन ली है। अब मेरा भी धंधा बहुत अच्छे से चलेगा। मैं आपके लिए इसमें कुछ रुपए और डिजाइन बनाने के लिए सैंपल लेकर आया हूं। बस आप मुझे इन्हें बनाकर दिखा दीजिए और फिर आपको भी काम मिलता रहेगा और मेरा भी धंधा अच्छे से चलने लगेगा। हाँ हाँ जरूर। और फिर इसके बाद सुमन और मोहन के सारे दुख दर्द दूर हो गए और सुमन ने बहुत ही अच्छी अच्छी डिजाइन बनाकर उस व्यापारी को दी, जिससे उसका धंधा खूब चलने लगा और खूब कमाई भी हुई।
अब सुमन अपने भाई के साथ हंसी खुशी गांव में रहती है और कपड़ों में डिजाइन बनाती है और उसका भाई भी ठीक हो गया है और वह भी सुमन का हाथ बटाता है।